and welcome back to my channel इम्पोर्टेंट MCQs ऑन फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 75 क्वेश्चंस तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। 76 द टर्म कैंपस नॉवेल इज एसोसिएटेड विथ। जो ये कैंपस नॉवेल होते थे ये एक ऐसे नॉवेल होते थे जिनका जो एक्शन था ना वो या तो मतलब यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर सेट होता था या उसी के अराउंड। तो इसीलिए जो है इन्हें कैंपस नॉवेल कहा गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही जो है इसकी सेटिंग होती थी। तो ये किससे एसोसिएट है? तो ये एसोसिएट है किंग्सले एमिस से, किंग्सले एमिस से। और ये जो किंग्सले एमिस थे, इनका पूरा नाम था सर किंग्सले विलियम एमिस। ये एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, पोइट थे, क्रिटिक थे और एक टीचर थे। नेक्स्ट, द फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश इज, जो सबसे पहली ट्रेजेडी है इंग्लिश में वो सबको पता है, डेट इज गोरबोडक। द ट्रेजेडी ऑफ गोरबोडक इज द अर्लीस्ट इंग्लिश ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्ड्स। इट वॉज रिटन बाय थॉमस सेक्वाइल एंड थॉमस नॉर्टन। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी थॉमस सेक्वाइल ने और थॉमस नॉर्टन ने। द राइटर्स टुक द स्टोरी ऑफ द प्ले फ्रॉम जॉफ्री टू मैनमाउथ हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ ब्रिटेन। कहाँ से इन्होंने ये ली थी? इन्होंने जो है ये स्टोरी उठाई थी जॉफ्री ऑफ मैनमाउथ की, जो एक प्ले था उनका, जो उनका एक वर्क था हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन। वहाँ से जो है उन्होंने ये ट्रेजेडी की स्टोरी ली थी। द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द सोल ऑफ ट्रेजेडी इज प्लॉट। नेक्स्ट 79 डिक्शन मीन्स, डिक्शन का क्या मतलब होता है? तो डिक्शन का मतलब होता है स्टाइल ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग एज डिपेंडेड अपॉन चॉइस ऑफ वर्ड। तो ये होता है सिंटैक्स एंड वर्ड ऑर्डर, यानी कि जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सिंटैक्स होना चाहिए, बिल्कुल सही से लिखा होना चाहिए और वर्ड ऑर्डर जो है उसके सही होने चाहिए। हु इज़ नॉट मेंबर ऑफ द ब्लूम्सब्यूरी ग्रुप। जो ब्लूम्सब्यूरी ग्रुप था वो एक ग्रुप था जिसमें इंग्लिश राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसफर्स, आर्टिस्ट थे। तो इसमें से कौन सा जो है इनका मेंबर नहीं था? तो इनका जो मेंबर नहीं था डेट वॉज G.B. शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो थे वो ब्लूम्सब्यूरी ग्रुप के मेंबर्स नहीं थे। ये जो ब्लूम्सब्यूरी जो ग्रुप था ना, तो इसके जितने भी मतलब इसमें एसोसिएट थे वो या तो मतलब रहे हैं या इन्होंने काम किया है या स्टडी टुगेदर किया है ब्लूम्सब्यूरी के पास। जो ब्लूम्सब्यूरी है उसके पास या तो इन्होंने रहे हैं या ब्लूम्सब्यूरी में रहे हैं, उनमें जो है वहाँ पर स्टडी की है। और लंदन दिस ग्रुप हैड 10 कोर मेंबर्स दे आर। और इसमें जो है मतलब जो 10 कोर मेंबर्स थे और वो कौन कौन थे वो इन्होंने दिए हैं। क्लाइव बेल, वेनिशा बेल, E.M. फोस्टर, रोजर फ्राई, डंकन ग्रांट, जॉन मेनार्ड कीनेस, डेस्मोंड मैकैर्थी, लियोटन स्टार्की, लियोनार्ड वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ, ये सब जो है इसके 10 कोर मेंबर्स थे। हु इज़ द पायनियर ऑफ द एस्थेटिक मूवमेंट। एस्थेटिक मूवमेंट के पायनियर किसको कहा जाता है? तो एस्थेटिक मूवमेंट के जो पायनियर है डेट इज वॉल्टर पीटर। वॉल्टर पीटर जो है पायनियर है एस्थेटिक मूवमेंट के। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल। एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल के लिए किसे जाना जाता है? तो एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल के लिए जाना जाता है फ्रांसिस बेकन को। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री बाय ब्रूक्स एंड वॉरेन एनकैप्सुलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ। जो अंडरस्टैंडिंग पोइट्री है ब्रुक्स और वॉरेन की, तो वो किसके प्रिंसिपल को एनकैप्सुलेट्स करती है? तो वो करती है जो ऑप्शंस है, न्यू क्रिटिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी या मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। तो ये करती है न्यू क्रिटिसिज्म को। नेक्स्ट, द फ्राज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज फर्स्ट यूज बाय इलियट इन द। जो ये डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है ये सबसे पहले जो T.S. इलियट ने यूज़ कहाँ पर किया था? तो ये किया था मेटाफिजिकल पोइट्स में। मेटाफिजिकल पोइट्स में जो है एक लिटरेरी टर्म है जिसे T.S. इलियट ने यूज़ किया था। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज ए फेमस वर्क ऑफ। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये किसने लिखा है? I.A. रिचर्ड्स, क्लिंट ब्रुक्स, विलियम एम्सन या जॉन क्रो रैंसम। तो ये लिखा है I.A. रिचर्ड्स ने।
वर्स डेट हैज़ नो सेट थीम, नो रेगुलर मीटर, राइम और स्टैंजिक पैटर्न इज कॉल्ड। एक ऐसी वर्स, एक ऐसी पोएम जिसकी कोई थीम नहीं होती, कोई रेगुलर मीटर नहीं होता, कोई राइम नहीं होती, स्टैंजिक पैटर्न नहीं होती, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो वो बिल्कुल फ्री होती है, किसी भी मतलब रूल एंड रेगुलेशन में वो बाउंड नहीं करती, तो इसीलिए उसको फ्री वर्स कहते हैं, वो बिल्कुल मुक्त होती है। Which of the following is a speech in which a character reveals his thought to the audience but not to other characters in the play? जब जो स्पीचर होता है या कैरेक्टर होता है, कोई स्पीच देता है, कुछ बोलता है, तो ऐसे प्रिटेंड किया जाता है कि ऑडियंस तो उसको सुन रही है, लेकिन जो और कैरेक्टर्स खड़े हैं स्टेज में उसके साथ, वो उसको नहीं सुन रहे हैं। यानी कि एक तरह से वो अपने मन में ही बातें करता है, लेकिन ज़ोर ज़ोर से करता है ताकि ऑडियंस सुन सके। तो वो क्या कहलाता है? स्टेज क्राफ्ट, स्टॉफे और स्टिकोमाइथा या सोलिलोकी? तो डेट इज कॉल्ड सोलिलोकी। नेक्स्ट, which of the following comprises some important elements such as plot, exposition, foreshadowing, rising action, climax, falling action and resolution? तो ये सब जो है आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? प्लॉट में, सॉरी प्रोज में। प्रोज में जो है एक्सपोजिशन, फोरशैडोइंग, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, रेजुलेशन सब कुछ होता है, तो ये प्रोज में मिलेंगे। क्योंकि जो ये नॉन फिक्शन, फिक्शन ड्रामा है, ये सब प्रोज की ही फॉर्म है। Which of the following is a term given to fictional writing which self-consciously and systematically draws attention to its status as an artifact in order to pose questions about the relationship between fiction and reality? Which of the following is a term? कौन सी एक ऐसी टर्म है गिवन टू फिक्शनल राइटिंग, जो कि फिक्शनल राइटिंग को दी गई है, विच सेल्फ कॉन्शियसली एंड सिस्टेमेटिकली ड्रॉज अटेंशन टू इट्स स्टेटस, जो कि सेल्फ कॉन्शियसली और सिस्टेमेटिकली जो है अटेंशन को ड्रॉ करती है अपने स्टेटस की ओर एज एन आर्टिक्राफ्ट इन ऑर्डर टू पोज क्वेश्चंस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी, फिक्शन और रियलिटी के बीच के रिलेशनशिप के क्वेश्चंस के बारे में। तो वो है मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन जो है एक नैरेटिव टेक्निक है और एक फिक्शन का जेनरा है विच वेयर इन ए फिक्शनल वर्क इज सेल्फ कॉन्शियस और ओपनली ड्रास अटेंशन। मतलब जो फिक्शनल वर्क होते हैं ना, उसमें क्या होता है? सेल्फ कॉन्शियस होती है और वो ओपनली जो है अटेंशन को ड्रा करते हैं टू द फैक्ट दैट इट इज़ इमेजिनरी, कि ये जो है ये इमेजिनरी है। नेक्स्ट, Which of the following is defined as a short poem with rhyming lines right on a tombstone in praise of a deceased person? जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी टॉम पर कुछ लाइनें लिख दी जाती है उसकी प्रशंसा में, तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है एपिटाफ। Which of the following is a poetry form in which a poem is written in 8-line octaves? Each line consists of either 10 or 11 syllables and follows the rhyming scheme of A B A B A B C C. तो ये जो है ये ओटेवा रीमा है। ओटेवा रीमा में क्या होता है कि ओटेवा रीमा में जो है 8 लाइन होती है, 8 आयम्बिक लाइन्स होती है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। ए पेस्ट्रल इज ए पोयम। एक पेस्ट्रल एक ऐसी पोयम है डेट इज ऑफन सिली और विम्सिकल, रिटन इन 5 लाइन्स, जो कि 5 लाइनों में लिखी जाती है, जो कि प्राय सिली या विम्सिकल होती है और इसकी राइमिंग स्कीम ए बी बी ए होती है। और ऑफन लिमरिकल्स टेल्स ए शॉर्ट ह्यूमरस स्टोरी। जो लाइमरिकल्स होते हैं वो मतलब वो जो है एक छोटी और एक ह्यूमरस स्टोरी सुनाते हैं। ए सोनेट कंटेन्स 40 लाइन्स। सोनेट जो है कंटेन करता है 40 लाइन्स को और टिपिकली विद 2 राइमिंग स्टेंजास, उसमें जो है 2 राइमिंग स्टेंजास होते हैं, नोन एज ए राइमिंग कपलेट एट द एंड, और लास्ट में जो है कपलेट होता है। तो ये सेकंड तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है। पेस्टोरल पोयम मतलब कोई मिमिक वो नहीं होती, कोई ह्यूमरस पोयम या वो नहीं होती। पेस्टोरल पोयम तो एक पेस्चर्स लाइक जैसे शीप्स होते हैं, शेफर्ड्स होते हैं, तो इनकी लाइफ पर लिखी जाती है। तो इसीलिए 1 फॉल्स और सेकंड ट्रू, तो आंसर इसका डी होगा। ए सब्सिडियरी और सबऑर्डिनेट और पैरेलल प्लॉट इन ए प्ले और स्टोरी दैट को एग्जिस्ट विद द मेन प्लॉट इज ए। कोई सब्सिडियरी या सबऑर्डिनेट होता है या फिर कोई पैरेलल प्लॉट होता है जो कि मेन प्लॉट के साथ एग्जिस्ट करता है, को एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सब प्लॉट। जैसे सब्सिडियरी, सबऑर्डिनेट, तो ये क्या हो गया? सब प्लॉट।
which is one of the longest type of poems which has been around for thousands of year। इनमें से कौन सी पोयम ऐसी है जो कि लॉन्गेस्ट है और जो कि थाउजेंड ऑफ ईयर्स से भी मतलब थाउजेंड ऑफ ईयर्स के अराउंड घूमती है, तो वो एपिक है। एपिक पोयम, एपिक पोयम जो है बहुत लंबी होती है। एपिक पोयम बुक्स में होती है, मतलब 12 बुक्स, 10 बुक्स, 8 बुक्स, इस तरह से। Which of the following is a short fictitious story that is presented to teach a religious principle, simple truth or moral lesson? इनमें से कौन सी ऐसी fictitious stories हैं, छोटी छोटी stories जो होती है जो कि religious principle, truth और moral lesson देती है? तो that is parable. Which plays featuring a hero who must overcome evil were allegorical in nature? इनमें से कौन सा प्ले जो है एक ऐसे हीरो को फीचर करता है जो कि मतलब नेचर में जो पहले एलिगोरिकल था लेकिन उसे अपने एविल से बाहर आना होता है, तो डेट इज मॉरलिटी, नैतिकता एक तरह से। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। ए हाइपरबल इज एन आउटरेजियस एग्जागेरेशन दैट एम्फसाइज ए पॉइंट। जो हाइपरबल होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहता है, किसी भी पॉइंट पर जो एम्फसाइज करता है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहता है। एंड कैन बी रिडिकुलस और फनी, वो रिडिकुलस और फनी भी हो सकता है। हाइपरबोल्स कैन बी एडिड टू फिक्शन टू ऐड कॉलर एंड डेप्थ टू ए कैरेक्टर, तो ये तो सही बात है। हाइपरबोल्स कैन बी एडिड टू फिक्शन टू ऐड कॉलर एंड डेप्थ टू ए कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, सी इज सो डम, सी थिंक्स टैको बेल इज़ ए मैक्सिकन फ़ोन कंपनी, तो ये भी सही बात है। हाइपरबोल्स को तो आप कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं, फिक्शन में कर सकते हैं, स्टोरी में कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, पोएम में कर सकते हैं, ताकि वो जो है मतलब कैरेक्टर को डेप्थ दे, उसको कॉलर ऐड करे। तो ये जो दोनों ही सेंटेंस है ये दोनों ही सही हैं, तो डेट इज ए। अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लॉट ऑफ ए ट्रेजेडी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो ट्रेजेडी के पार्ट्स हैं तो उन्हें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। तो जब ट्रेजेडी स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले एक्सपोजिशन होता है, फिर एक्सपोजिशन के बाद क्या होता है, जो एक्शन है वो हमारा राइज होने लगता है। राइजिंग एक्शन के बाद आता है एक ऐसा पॉइंट जब क्लाइमैक्स आ जाता है, जब बिल्कुल हाई पीक पर जो है हमारा प्ले, हमारी ट्रेजेडी पहुंच जाती है। फिर उसके बाद जो है एक्शन फॉल होने लगता है और लास्ट में आता है कैटास्ट्रॉफे। तो ये जो है इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। सबसे पहले एक्सपोजिशन यानी कि 3, और फिर आता है राइजिंग एक्शन यानी कि 5। तो ये होगा इसका डी आंसर सही। ये देखो इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ, एक्सपोजिशन हुआ, फिर एक्शन राइज हुआ, उसके बाद जो है ये हाई पीक आ गई क्लाइमैक्स की, फिर धीरे धीरे जो है एक्शन गिरता हुआ नीचे आ गया और लास्ट में जो है ये कैटास्ट्रोफे या डेनौमा में बदल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल related adventures of an eccentric or disreputable in episodic form and the genre gets from the Spanish word picaro or rough। पिकारो और रव जो रॉग होते हैं, पिकारो और जो रॉग होते हैं उनसे जो है इसका नाम पड़ा है। तो ऑब्वियसली ये पिकारेस्क नॉवल है। पिकारेस्क नॉवल में जो है एडवेंचर्स दिखाए जाते हैं, एसेंट्रिक और डिसरेपुटेबल होते हैं। जो मतलब एक जो मतलब पिकारेस्क नॉवल होते हैं उसमें एक ऐसे इंसान के एडवेंचर दिखाए जाते हैं जिसको कि एक तरह से सोसाइटी से रिजेक्ट कर दिया गया हो, जो मतलब बिल्कुल रग होते हैं। उनके वैसे उनको जो है लो सोशल क्लास के वो होते हैं और करप्ट सोसाइटी में वो रहते हैं। उनको जो है सोसाइटी से रिजेक्ट किया जाता है। वो जो है एक तरह से उनके पेरेंट्स का अता पता कुछ नहीं होता, या तो उनके माँ नहीं होती या उनके पापा मतलब नहीं होते। इस तरह के जो बच्चे जिन्हें मतलब सोसाइटी रिजेक्ट कर देती है, तो उनको फिर एडवेंचर्स जो वो करते हैं तो उन पर जो है पिकारेस्क नॉवल लिखा जाता है। पिकारेस्क नॉवल क्या होते हैं इसके बारे में जो है डिटेल से मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। ए पोयम इन विच एपिक कन्वेंशंस आर सबवर्टेड ईच। एक ऐसी पोयम जिसमें जो एपिक कन्वेंशंस है उनको सबवर्ट किया कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? तो जिनको मतलब सबवर्ट कर दिया जाए तो वो कहलाती है मोक हीरोइक एपिक। मोक हीरोइक एपिक।